सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा ऑनलाइन क्लास होगा एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पर। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर पावर फैक्टर एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स है जो कवर होने वाले हैं उसमें सबसे पहला है मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर पावर फैक्टर, और बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में एनर्जी कंजर्वेशन है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि वेंटिलेशन और एसी है, एयर कंप्रेसर है, पंप्स है, फ़ैन, ब्लोवर्स या बॉयलर। तो हम शुरुआत करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर पावर फैक्टर से। अब लेफ़्ट साइड आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है दैट इज़ फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से पहले जो ओरिजिनल केवीए डिमांड थी वो होगी S1 और वो ट्राइंगल बनेगा OAC वाला। अब राइट साइड वाई एक्सिस पे KVAR1 लिखा है, वो रिएक्टिव कंपोनेंट है और उसको हम Q1 से इंडिकेट करेंगे और जो एंगल बनता है वो होगा phi1, ठीक है। और P इज़ द एक्टिव पावर। अब जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके बाद जो करेक्शन होता है एंगल में वो एंगल बन जाता है phi2। phi1 से हो जाता है वो phi2 बिकॉज द रिएक्टिव कंपोनेंट इज़ मिनिमाइज। और जो नया इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर हमें मिलता है उसका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा KVAR2 जिसको हम Q2 बोलेंगे, और उसका KVA जो ये रेड वाली लाइन आपको बीच में दिख रही है वो होगी। हम इधर दो ट्राइंगल देख रहे हैं। द फर्स्ट ट्राइंगल इज़ फॉर पावर फैक्टर फॉर ओरिजिनल लोड, और जो दूसरा ट्राइंगल ऊपर वाला है जो phi2 एंगल के साथ है दैट इज़ आफ्टर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। अब ये दोनों ट्राइंगल वन बाय वन अगर हम स्टडी करें तो ये जो ट्राइंगल है दिस इज़ बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन। अब इसमें हमको ओरिजिनल KVA डिमांड कितनी मिली है दैट इज़ OA जिसको हम S1 बोलेंगे। तो ओरिजिनल KVA डिमांड है S1। अब पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इज़ cos phi। अब cos phi1 को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी OC डिवाइडेड बाय OA, दैट इज़ एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, विच इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर, जिस पर से हम उसको P/S1 लिख सकते हैं। अब S1 होगा P/cos phi1 अकॉर्डिंग टू द अबोव इक्वेशन। cos phi1 नीचे आ जाएगा और S1 ऊपर चला जाएगा। अब P को हम साइड में लगाए तो 1/cos phi1 कैन बी रिटन एज sec phi1। तो हमारा S1 क्या मिला? मैक्सिमम KVA डिमांड, सॉरी ओरिजिनल KVA डिमांड क्या मिली हमको? P sec phi1। अब जो लास्ट ट्राइंगल है जो हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद मिला है वो है OBC। अब जो ऊपर हमने किया वही चीज़ यहाँ नीचे भी करेंगे। द KVA डिमांड इज़ KVA2, OC क्या मिलेगा? P। अब cos phi2 जो पावर फैक्टर है उसको हम एक्टिव बाय एपरेंट करें तो P/S2 मिलेगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, S2 ऊपर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और cos phi2 नीचे आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब P/cos phi2 है उसको हम P/sec phi2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा S1 इज़ P sec 1 एंड S2 इज़ P sec 2। नाउ कमिंग टू द ओरिजिनल डेरिवेशन। अब इधर क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन कब मिलेगी हमें? जब पावर फैक्टर की वैल्यू वो पावर फैक्टर पे होगी जब नेट एन्यूअल सेविंग हमको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब साल में हम सबसे ज़्यादा सेविंग कर सकेंगे। तो इधर देखते हैं। सबसे पहले देयर आर टू कंपोनेंट्स विच इज़ बिन टेकन। फर्स्ट वन इज़ Q1 एंड सेकेंड वन इज़ Q2। Q1 जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट है दैट इज़ P10 phi1, और Q2 है वो भी रिएक्टिव कंपोनेंट है विच इज़ P10 phi2। अब KVA मैक्सिमम डिमांड थी जब cos phi1 था वो थी KVA1 जिसको हम S1 कहेंगे, और दूसरी जो KVA मैक्सिमम डिमांड है इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर पे वो है KVA2 जो S2 है। दोनों के रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्या होंगे?
cos phi 1 का रिएक्टिव कंपोनेंट होगा kVAR1 विच विल बी P10 phi 1 नोन एज Q1, और दूसरा का जो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट होगा वो होगा kVA2 विच इज़ इक्वल टू P10 phi 2 विच इज़ इंडिकेटेड बाय Q2. नाउ लीडिंग kVAR टेकन बाय द पावर फैक्टर इक्विपमेंट, मतलब जब हम पावर फैक्टर इक्विपमेंट लगाते हैं तो kVAR1 है वो रिड्यूस होके kVAR2 हो जाता है. कैसे? phi 1 एंगल रिड्यूस होके phi 2 एंगल बन जाता है. सो phi 1 इज़ ग्रेटर देन phi 2. सो phi 2 इज़ स्मॉलर, मतलब kVAR2 भी स्मॉल हो गया. ठीक है, तो मिलेगा क्या लीडिंग kVAR में? हमें मिलेगा ये, क्योंकि Q1 माइनस Q2 करेंगे. Q1 वॉज P10 phi 1 and Q2 was P10 phi 2. So both will be subtracted. फाइनली जो आंसर मिलेगा वो होगा P कॉमन लेकर ब्रैकेट में 10 phi 1 माइनस 10 phi 2. दिस इक्वेशन इज फॉर लीडिंग kVAR टेकन बाय द पावर फैक्टर इक्विपमेंट. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे डिराइव करनी है. मान लो कि x जो है विच इज़ चार्ज, और किसका चार्ज है? इट इज़ द रेट ऑफ पर kVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड. एनुअली हम बात कर रहे हैं, ये पूरे एनम पूरे साल की बात है. सो लेट अस अज्यूम दैट x विल बी द चार्ज एट द रेट ऑफ पर kVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड पर एनम. तो वो क्या मिलेगा हमें? दैट विल बी द रुपीज़, दैट इज़ x मल्टीप्लाइड बाई P sec phi 1 माइनस P sec phi 2. ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली S1 माइनस S2. जो S1 हमारी पहले की अपेरेंट पावर थी, पहले की मैक्सिमम डिमांड थी, उसमें से हम माइनस करेंगे इम्प्रूवमेंट के बाद की मैक्सिमम डिमांड. सो S1 हमने पहले ही लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं डिराइव किया था P sec phi 1 और दूसरा था P sec phi 2. दोनों में से P कॉमन लेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा XP sec phi 1 माइनस sec phi 2. अब हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट Y इज़ द पावर फैक्टर इक्विपमेंट एनुअल कॉस्ट. जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका मान लो y रुपीज़ है, तो पावर फैक्टर करेक्शन का हमें क्या मिलेगा रुपीज़ में? विच विल बी y मल्टीप्लाइड बाई P10 phi 1 माइनस P10 phi 2. दैट इज़ पहले का रिएक्टिव पावर माइनस इम्प्रूवमेंट के बाद का रिएक्टिव पावर, विच विल अगेन बी इन रुपीज़. सो द नेट सेविंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय CD माइनस CPF. मतलब पहले जो चार्ज था मैक्सिमम kVA डिमांड का पर एनम, उसमें से हम माइनस करेंगे जो पावर फैक्टर इक्विपमेंट हमने यूज़ किया है उसका रुपीज़. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू XP मल्टीप्लाइड बाय sec phi 1 माइनस sec phi 2 माइनस YP मल्टीप्लाइड बाय 10 phi 1 माइनस 10 phi 2. अब इधर XYP अल्फ़ा XYP और फाई वो सब फिक्स्ड है. वेरिएबल कौन सा इक्विपमेंट है? phi 2. तो इससे हम फाइनली उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ द इकोनॉमिकल वैल्यू आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन विल बी अगेन कैलकुलेटिंग इट फर्दर. हमको फाइनल आंसर ये मिलेगा कि sec phi और 10 phi आगे ज़ीरो हो जाएगा. सो ये जो दो इक्वेशंस है बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर because we get the maximum demand when ds by d phi is 0. So finally मिलेगा आंसर x10 phi equal to y sec phi, और उसको कैलकुलेट करके हम फाइनल इक्वेशन लाएंगे जो होगी cos phi which will be equal to under root of 1 minus y square divided by x square. So this is very easy calculation. आप एक दो बार अपने आप करेंगे then you will gradually understand it. This is one of the key factor which has been used in industry recently. तो ये हो गई पावर फैक्टर की बात. अब हम चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि होगा अलग अलग सेक्टर्स में. पहले हम बात करेंगे वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की. अब जब ये साथ दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ हम ऊर्जा का संचय कैसे करेंगे? तो पहले तो जब भी AC चालू है तो खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ेंगे. फॉर सीलिंग फ़ैन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं.
विंडो फैन की जगह, अगर AC ऑन हो तो। वी कैन ऑल्सो यूज़ डबल डोर, ऑटोमेटिक डोर या फिर डबल ग्लेज्ड विंडोज़। सो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है उसको रेगुलर टाइम पे हम मेजर करेंगे सो दैट वी कैन मेंटेन अकॉर्डिंगली। और सभी चीज़ों का प्रॉपर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन होना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो वी कैन डू द मेंटेनेंस एज वेल। एयर कंप्रेसर की बात करें, इफ़ द लो टेम्परेचर of inlet is 3%, which is increasing temperature of inlet can be 1%. So power consumption कम होगा। फिर डायरेक्टली डिस्चार्ज प्रेशर को भी हम 10 से 5% डिक्रीज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एयर कंप्रेसर। नाउ उसका आउटपुट पर यूनिट इलेक्ट्रिकल इनपुट चेक करेंगे टाइम टू टाइम, एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड देन अगेन द मेंटेनेंस विल बी डन। नेक्स्ट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन इन पंप। जो डिमांड है उसके हिसाब से रेटिंग होनी चाहिए पंप की। यू कैन यूज़ थ्रोटलिंग वेल्व फॉर फ्यूल कंट्रोल। यू कैन यूज़ 3 पंप और 2 पंप इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 लार्ज पंप सो दैट द लोड इज़ बैलेंस्ड। यू कैन यूज़ सिंथेटिक बेल्ट इन प्लेस ऑफ वी बेल्ट। उसका रेगुलरली मेंटेनेंस कीजिए। अच्छी क्वालिटी के PVC पाइप्स यूज़ कीजिए, और पॉसिबल हो तो मिनिमम टर्न्स और बैंड्स रखिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एल्बोज। सो दिस इज़ हाउ एनर्जी कैन बी सेव्ड इन पम्प्स। फिर फैन और ब्लोअर होंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ैन की सही होनी चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लोड डिमांड। सिस्टम का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए सो दैट मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप इज़ डन। फ़ैन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पर काम करना चाहिए। उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। एयर का इनलेट प्रॉपरली स्मूथ होना चाहिए। फिर you can use variable speed drive for different outputs, और अगर डक्ट में कोई भी लीकेज है then we can remove it. Last one is energy conservation in boiler. First of all, use treated water, then control the air supply, which can be done by checking flame color. We can remove soot, जो ट्यूब में सूट बन जाती है उसको रिमूव कर सकते हैं, और वर्किंग कंडीशन में सूट ब्लोअर होना चाहिए। अब फ्यूल गैस है उसका लॉस, फिर ब्लो डाउन का लॉस, रेडिएशन का लॉस है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होती है विच कैन बी कंट्रोल, तो प्रॉपर फंक्शनिंग होगा बॉयलर का। और बाई चांस अगर कोई स्टीम लीकेज हो रहा है तो वी कैन ऑल्सो स्टॉप इट। सो दिस आर द डिफरेंट areas in industries where you can conserve energy. There are many more areas like insulation can be done for furnaces, area sealing can be done, thermostat can be used for automatic devices. So this is how energy is being conserved in different sectors in industries. This is it for today's lecture. Thank you very much.